नमस्कार। चलिए आज भारत की बौद्धिक विरासत के कुछ पन्ने पलटते हैं और उन महान विचारकों से मिलते हैं जिनकी सोच ने सदियों से हमारे समाज को एक दिशा दी है। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये एक सोचने वाली बात है ना? आखिर ऐसा क्या होता है कि किसी कवि की कल्पना, किसी दार्शनिक का तर्क या किसी समाज सुधारक का जुनून समय के पार जाकर आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारा गाइड है एक पुराने संस्कृत की किताब। पर इसे सिर्फ एक किताब मत समझिए, ये तो उन महान विचारकों की एक गैलरी जैसी है जिनकी दुनिया में हम अब कदम रखने वाले हैं। तो हमारी इस गैलरी में सबसे पहला नाम है महाकवि कालिदास का। एक ऐसा नाम जो भारतीय साहित्य और कला की आत्मा जैसा बन चुका है। अब देखिए, ये जो स्लाइड है ना, इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि किताब उन्हें सिर्फ कालिदास नहीं कहती। शीर्षक है कविकुल गुरुः कालिदासः। मतलब ये टाइटल ही उनके जबरदस्त कद के बारे में सब कुछ बता देता है। उनकी प्रतिभा का दायरा बहुत बड़ा था। एक तरफ उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा नाटक लिखा जो इंसानी भावनाओं को इतनी गहराई से दिखाता है कि वो पश्चिमी भाषाओं में ट्रांसलेट होने वाले पहले भारतीय नाटकों में से एक बना। दूसरी तरफ मेघदूतम जैसी कविता लिखी और रघुवंशम जैसे महाकाव्य भी रचे। मतलब साहित्य का ऐसा कोई कोना नहीं था जिसे उन्होंने छुआ ना हो। तो ये जो उपाधि है ना, कविकुल गुरु, इसका मतलब है कवियों के समुदाय का गुरु। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि उस गहरे सम्मान का प्रतीक है जो उन्हें अपने समय में और आने वाली पीढ़ियों से मिला। चलिए अब कविता की दुनिया से निकलकर दर्शन की दुनिया में चलते हैं। मिलते हैं आदि शंकराचार्य से, वो दार्शनिक जिन्होंने भारतीय सोच को एक नई दिशा दी। तो हमारी ये किताब हमें आदि शंकराचार्य के जीवन और उनके बहुत बड़े मिशन से मिलाती है। एक ऐसा मिशन जिसका मकसद था पूरे भारत को आध्यात्मिक और दार्शनिक तौर पर एक धागे में पिरोना। जरा सोचिए, उन्होंने पूरे भारत की पैदल यात्रा की, जगह जगह शास्त्रार्थ किए, यानी फिलोसॉफिकल डिबेट्स के जरिए उन्होंने अपने अद्वैत वेदांत के दर्शन को फैलाया। ये वही विचार है कि हर इंसान की आत्मा और परम सत्य यानी ब्रह्मा एक ही है, और इसी एकता के विचार को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना की। और देखिए, ये स्लाइड उनके जबरदस्त काम को कितने अच्छे से दिखाती है। दक्षिण में श्रृंगेरी, पूरब में पुरी का गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारका और उत्तर में ज्योतिर्मठ। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं थी, बल्कि ये ज्ञान और एकता के वो केंद्र बन गए जो आज भी जिंदा हैं। अब हम समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं और मिलते हैं उस विचारक से जिन्होंने आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय की लौ जलाई, महात्मा ज्योतिबा फूले। और किताब उन्हें एक नाम देती है, दीन बंधु, यानी गरीबों और शोषितों का दोस्त। और ये एक टाइटल उनके पूरे जीवन के मिशन को बयां कर देता है। अब ये जो साल है ना, 1848, ये भारतीय इतिहास के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसी साल ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। ये एक क्रांतिकारी कदम था उस जमाने के हिसाब से। उनके काम का असर कितना बड़ा था वो इस स्लाइड से साफ पता चलता है। सोचिए, एक ऐसा समाज जहां महिलाओं और दलितों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद थे, वहां उन्होंने सबके लिए स्कूल खोले। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई और 1873 में सत्यशोधक समाज बनाकर बराबरी की लड़ाई को एक संगठन का रूप दिया। तो हमने एक कवि को देखा, एक दार्शनिक को और एक समाज सुधारक को। तीनों कितने अलग हैं, है ना? लेकिन इनके काम में एक धागा है, एक नैतिक सोच है जो इन सबको आपस में जोड़ती है। संस्कृत में इसके लिए एक शब्द है, नैतिक मूल्यानि। मतलब वो बुनियादी नैतिक मूल्य, वो एथिकल वैल्यूज जो एक अच्छी जिंदगी और एक अच्छे समाज की नींव बनती हैं। और हमारी ये किताब इन्हीं कुछ जरूरी मूल्यों की बात करती है। सत्य, दया, अहिंसा, विनम्रता, परोपकार यानी दूसरों की मदद करना, इंद्रिय निग्रह यानी सेल्फ कंट्रोल और दान। ये वो गुण है जो किसी भी इंसान या समाज को महान बनाते हैं। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचे? चाहे वो कालिदास की खूबसूरत कविता हो, शंकराचार्य का गहरा दर्शन हो या फिर फूले का समाज सुधार, इन सभी के दिल में एक ही खोज थी, एक बेहतर समाज की और एक ऊंचे सच की। और इन सब की नींव यही नैतिक मूल्य थे। और ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सत्य
करुणा, समानता, ये सारे मूल्य सदियों से चले आ रहे हैं। इनमें से आज हमारी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है? इस पर जरूर सोचिएगा।